आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं अपने इस चैप्टर के अंदर एक और नए टॉपिक को। टॉपिक का नाम है नॉन कन्वेंशनल सोर्सेस ऑफ एनर्जी। इसके पहले वाले क्लास में हम लोगों ने कन्वेंशनल सोर्सेस ऑफ एनर्जी के बारे में डिस्कस किया था। आज हम लोग डिस्कस करेंगे नॉन कन्वेंशनल सोर्सेस ऑफ एनर्जी के बारे में। देखा जाए, इसमें लिखा हुआ है सबसे पहले पॉइंट में कि नॉन कन्वेंशनल सोर्सेस ऑफ एनर्जी इंक्लूड सोलर एनर्जी, विंड पावर, टाइडल एनर्जी, जियोथर्मल एनर्जी, बायोगैस एंड एटॉमिक एनर्जी। ये सारे के सारे एनर्जी का जो यहाँ पे एग्जांपल दिया गया है, ये सारा का सारा एग्जांपल नॉन कन्वेंशनल सोर्सेस ऑफ एनर्जी का एग्जांपल है। ठीक है, एक चीज़ यहाँ पे आप यदि ध्यान से गौर करेंगे तो आपको पता चलेगा कि इसमें जितने भी एनर्जी के एग्जांपल दिए गए हैं, ये सारे के सारे एनर्जी कभी ख़त्म होने वाले नहीं हैं। बात समझ में आ रही है? मतलब नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी जो होते हैं वो हमारे बेसिकली रिन्यूएबल एनर्जी होते हैं, रिन्यूएबल रिसोर्सेज को हम लोग कहते हैं। मतलब जो बार बार क्या हो सके, रिन्यू हो सके। ठीक है, ये कभी ख़त्म नहीं हो सकते हैं। इसी में हम लोग अब अलग अलग प्रकार के एग्जाम्पल हैं, उनके बारे में डिटेल स्टडी कर लेते हैं। हालांकि एग्जाम्पल जो है ये सारा का सारा आपका नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी का दिया हुआ है, और इसको हम लोग रिन्यूएबल रिसोर्स भी या फिर रिन्यूएबल एनर्जी भी कह सकते हैं, क्योंकि ये बार बार रिन्यू हो सकता है। लेकिन जो हमारा कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी था वो नॉन रिन्यूएबल होता है, मतलब कि उसको आप बार बार रिन्यू नहीं कर सकते हैं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला इसके अंदर जो हम लोगों को पढ़ना है वो पढ़ना है न्यूक्लियर और एटॉमिक एनर्जी के बारे में। या आप न्यूक्लियर बोलो, यानी कि आप न्यूक्लियर एनर्जी बोलो, या फिर आप एटॉमिक एनर्जी बोलो, दोनों का मतलब सेम है। ठीक है, चलिए पढ़ते हैं इसके बारे में क्या लिखा हुआ है। सबसे पहला पॉइंट है इसमें, न्यूक्लियर और एटॉमिक एनर्जी इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम एनर्जी stored in the nuclei of atoms of naturally occurring radioactive elements like uranium and thorium। अब देखो यहाँ पे ना थोड़ा सा ये पॉइंट आपको समझना पड़ेगा, क्योंकि ये आपके लिए बिल्कुल नया वाला पॉइंट है और ऐसा लगभग आपके सामने अभी तक तो फिलहाल नहीं आया होगा मेरे हिसाब से। समझिए इसका मतलब क्या हुआ। न्यूक्लियर और एटॉमिक एनर्जी जो होता है ये हम लोगों को प्राप्त होता है एटम के न्यूक्लियस से। समझिएगा, जिस तरीके से हमारे सेल के अंदर न्यूक्लियस होता है उसी प्रकार से हमारे एटम के अंदर भी न्यूक्लियस होता है। तो ये जो न्यूक्लियर और एटॉमिक एनर्जी है ये हम लोगों को प्राप्त होता है एटम के न्यूक्लियस से। लेकिन कैसे एटम? वो एटम जो कि हाईली रेडियो एक्टिव एलिमेंट है। रेडियो एक्टिव एलिमेंट का मतलब होता है वो एलिमेंट काफ़ी जो ज़्यादा रिएक्टिव होता है। ठीक है, जैसे एग्जांपल के तौर पे यूरेनियम और थोरियम, ये दो ऐसे एलिमेंट हैं हमारे जो बहुत ज़्यादा रिएक्टिव हैं। सिंपल सा आप समझिएगा, रेडियो एक्टिव एलिमेंट का मतलब होता है जो काफ़ी ज़्यादा रिएक्टिव होता है, यानी जो बहुत ही खतरनाक एलिमेंट होते हैं। तो खतरनाक एलिमेंट यहाँ पे हमारे पास दो है, यूरेनियम और थोरियम। अब चूंकि यूरेनियम और थोरियम हमारा एलिमेंट है तो उसके अंदर क्या होंगे, आपका एटम होंगे। एटम के अंदर न्यूक्लियस होगा, तो जो उसके न्यूक्लियस से एनर्जी बनेगा उसी को हम लोग कहेंगे न्यूक्लियर और एटॉमिक एनर्जी। तो पहले वाले पॉइंट को बहुत ही ध्यान से समझने की जरूरत इसलिए भी है क्योंकि इसमें आपको कन्फ्यूजन हो सकता है। तो इसको अब एक बार हम दोबारा बताते हैं। न्यूक्लियर या फिर एटॉमिक एनर्जी कहाँ से प्राप्त होगा? एटम के न्यूक्लियस से प्राप्त होगा। लेकिन किस एटम के न्यूक्लियस से? यूरेनियम और थोरियम के एटम के न्यूक्लियस से प्राप्त होगा। ठीक है, क्योंकि यूरेनियम और थोरियम हमारा काफ़ी ज़्यादा रिएक्टिव एलिमेंट है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देयर इज अ न्यूक्लियर फ्यूजन बिटवीन द न्यूक्लियाई ऑफ एटम्स ऑफ यूरेनियम एंड थोरियम इन द न्यूक्लियर रिएक्टर्स। अब बेसिकली यहाँ पे होता क्या है, एनर्जी कैसे प्राप्त होता है, थोड़ा सा उसके बारे में समझिए। हमारे पास ना एक न्यूक्लियर रिएक्टर होता है। न्यूक्लियर रिएक्टर का मतलब एक हमारे पास डिवाइस होता है, बहुत बड़ा डिवाइस होता है बेसिकली। और इस डिवाइस में हम लोग क्या करते हैं ना, यूरेनियम का एटम और थोरियम का एटम दोनों को आपस में टकराते हैं। और ये चीज़ हम लोग अपने घरों में या फिर छोटे मोटे फैक्ट्री में ये चीज़ नहीं हो सकता, ये बड़े बड़े लैब में होते हैं। याद रखिएगा इस बात को, क्योंकि ये इतना ज़्यादा रिएक्टिव है। अब जरा खुद सोचो ना, आप एटम के न्यूक्लियस से बनाने वाले हो एनर्जी, तो क्या ये इतना आसान हो सकता है क्या? बिल्कुल नहीं हो सकता। तो इसके लिए हमारा बहुत बड़ा लैब होता है, इसमें हाईली स्किल्ड लोग काम करते हैं। ज़्यादातर इसमें जो काम करते हैं आपके साइंटिस्ट होते हैं, क्योंकि ये आम आदमी का तो बात है ही नहीं। तो ये कैसे होता है, इसके पीछे रीजन क्या है, क्या कैसे होता है समझो। बेसिकली हमारे पास एक न्यूक्लियर रिएक्टर होता है, मतलब कि एक बहुत बड़ा लैब एक तरीके से समझ लो। उस लैब में एक प्रकार का रूम होता है, रूम उसको हम लोग कहते हैं न्यूक्लियर रिएक्टर। अब उस रूम में, और वो रूम नॉर्मल रूम मत समझना, बहुत ही उसमें अलग अलग प्रकार के इक्विपमेंट लगे होते हैं। तो उस न्यूक्लियर रिएक्टर में हम लोग यूरेनियम के एटम और थोरियम के एटम को आपस में न्यूक्लियर फिजन करवाते हैं। न्यूक्लियर फिजन का मतलब दोनों को आपस में हम टकराते हैं, और टकराने के वजह से जो एनर्जी हमारा रिलीज होता है वही एनर्जी हमारा कहलाएगा न्यूक्लियर या फिर एटॉमिक एनर्जी। सिंपल सा। ठीक है, अगला, ड्यू टू दिस अ लॉट ऑफ एनर्जी इज रिलीज्ड इन द फॉर्म ऑफ हीट एंड दिस हीट इज यूज्ड टू जनरेट इलेक्ट्रिक पावर।
और जब हमारा यूरेनियम का एटम और थोरियम का एटम दोनों का दोनों आपस में न्यूक्लियर रिएक्टर के अंदर टकराते हैं, यानी कि न्यूक्लियर फिजन जब होता है तो बहुत भारी मात्रा में हमारा वहाँ पे एनर्जी रिलीज होता है। लेकिन वो एनर्जी किस रूप में होता है? हीट के रूप में होता है। फिर उस हीट का हम लोग इस्तेमाल कर लेते हैं अपने इलेक्ट्रिक पावर को जनरेट करने के लिए, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी को प्राप्त करने के लिए। ठीक है, ये तरीका हमारा इसमें होता है। आगे बढ़ते हैं। यूरेनियम एंड थोरियम आर अवेलेबल इन झारखंड एंड द अरावली रेंजेज ऑफ राजस्थान। तो ये ज़्यादातर कहाँ पे मिलेगा आपको? झारखंड और राजस्थान में ये ज़्यादा मिलता है, यूरेनियम और थोरियम। आगे बढ़ते हैं। द मोनाजाइट सैंड्स ऑफ केरला इज ऑल्सो रिच इन थोरियम, यानी कि हमारे केरला में एक प्रकार का सैंड मिलता है, बालू, मोनाजाइट उसको हम लोग कहते हैं। ठीक है, उसमें भी थोरियम का मात्रा काफ़ी ज़्यादा होता है, तो इस बात को आप याद रखिएगा। तो ये तो टॉपिक हमारा कंप्लीट हो गया, लेकिन इसमें याद रखने वाली जो बातें हैं वो आपको ये याद रखना है कि न्यूक्लियर और एटॉमिक एनर्जी जो हम लोगों को प्राप्त होगा, हालांकि दोनों एक ही चीज़ है, न्यूक्लियर बोलो या फिर एटॉमिक एनर्जी बोलो, दोनों का मतलब सेम है। तो ये जो हम लोगों को प्राप्त होता है ये एटम के न्यूक्लियस से प्राप्त होता है, लेकिन किस एटम का न्यूक्लियस? थोरियम और यूरेनियम के एटम के न्यूक्लियस से हमको प्राप्त होता है। और ये प्राप्त कैसे होगा? ये बेसिकली हमारा बहुत बड़ा लैब होता है, उसको हम लोग कहते हैं न्यूक्लियर रिएक्टर। उसमें अलग अलग प्रकार के इक्विपमेंट लगे होते हैं, उसमें हम लोग यूरेनियम और थोरियम दोनों के एटम को आपस में टकराते हैं, और टकराने का जो प्रोसेस उसी को हम लोग कहते हैं न्यूक्लियर फ्यूजन। ठीक है, और उससे जो हमारा एनर्जी निकलता है वो बेसिकली हीट के रूप में होता है। फिर उस हीट एनर्जी को हम लोग अपने इलेक्ट्रिक पावर को जनरेट करने के लिए इस्तेमाल कर लेते हैं। ठीक है, इस तरीके से हमारा ये होता है। आगे बढ़ते हैं। अगला है आपका सोलर एनर्जी। सोलर एनर्जी हम लोगों का बहुत ही फ्रेंडली है, जिसको हम लोग बचपन से जान रहे हैं। सोलर एनर्जी वो एनर्जी जो कि आपको किससे प्राप्त हो? सनलाइट से प्राप्त हो, सिंपल सा, सूरज की रोशनी से जो प्राप्त हो जाए वही हमारा है। आगे बढ़ते हैं। इंडिया इज अ ट्रॉपिकल कंट्री एंड इट हैज इनॉर्मस अमाउंट ऑफ सोलर एनर्जी। ट्रॉपिकल कंट्री का मतलब है जहाँ पे कि धूप ठीक ठाक आपको मिल जाता है। ठीक है, तो इंडिया एक ट्रॉपिकल कंट्री है जहाँ पे कि धूप ठीक ठाक मिल जाता है, और ठीक ठाक नहीं बल्कि इंडिया में बहुत ज़्यादा हम लोगों को सोलर एनर्जी मिलता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। उसके बाद फोटोवोल्टेइक टेक्नोलॉजी कन्वर्ट्स सनलाइट डायरेक्टली इनटू इलेक्ट्रिसिटी। ये जो फोटोवोल्टेइक टेक्नोलॉजी है ना, ये एक प्रकार का ऐसा टेक्नोलॉजी है जो डायरेक्टली सनलाइट को कन्वर्ट कर देता है किसमें? इलेक्ट्रिसिटी में। बात समझ में आ रही है? अच्छा, जैसे हम लोग वो देखते हैं ना सोलर पैनल, वो क्या करता है? सिंपल सा, उसके ऊपर सनलाइट पड़ता है और वो हमारा इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट हो जाता है। तो वही टेक्नोलॉजी इसमें है हमारा। तो फोटोवोल्टेइक टेक्नोलॉजी ऐसा टेक्नोलॉजी है जो कि डायरेक्टली सनलाइट को इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट कर देता है, और हम लोग उसको इस्तेमाल कर पाते हैं। फिर आगे, सोलर एनर्जी इज पॉपुलर इन रूरल एंड रिमोट एरियाज। अच्छा देखो, क्या आपको ऐसा लगता है कि पहाड़ी इलाका पे इलेक्ट्रिसिटी पहुंच पाना संभव है? नहीं, पहाड़ी इलाका पे बिजली पहुंच पाना बहुत ही मुश्किल होता है। तो पहाड़ी इलाका पे जो ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी का काम करता है वो हमारा सोलर एनर्जी ही करता है। वहाँ पे बड़े बड़े सोलर पैनल लोग अपने घर में लगाए हुए होते हैं अपने छत पे, वो सोलर एनर्जी को कन्वर्ट कर देता है इलेक्ट्रिसिटी में, सिंपल सा। ठीक है, तो ज़्यादातर जो सोलर एनर्जी का इस्तेमाल देखने को मिलता है हमारे भारत में, वो अक्सर गाँवों के अंदर देखने को मिलता है, और खास करके रिमोट एरियाज में। रिमोट एरियाज मतलब जो कि बहुत दूर हैं और वहाँ पे बिजली नहीं पहुँच सकता। तो जहाँ पे बिजली नहीं पहुँच सकता वहाँ पे हम लोग इस्तेमाल करते हैं सोलर एनर्जी का, और बेसिकली वहाँ पे ना हम लोग सोलर पैनल लगा लेते हैं, सोलर पैनल, और वो हमारे सनलाइट को डायरेक्टली इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट कर देता है, और उसी से हम लोग अपने घरों में ये सब जलाते हैं, पंखा, कूलर, जो भी है मतलब। ठीक है, आगे अगला है आपका द लार्जेस्ट सोलर प्लांट ऑफ इंडिया इज लोकेटेड एट माधापुर नियर भुज। भुज हमारा एक जगह है, डिस्ट्रिक्ट है बेसिकली। वहाँ भुज के अंदर आपका माधापुर एक जगह है, वहाँ पे इंडिया का सबसे बड़ा सोलर प्लांट है। मतलब कि वहाँ पे बहुत दूर दूर तक सोलर पैनल फैले हुए हैं, और उसके ऊपर सनलाइट पड़ता है और फिर वहाँ से हमारा बिजली तैयार होता है। ठीक है, आगे अगला है आपका it is expected that the use of solar energy will be able to minimize the dependence of rural households on firewood and cow dung cakes। यानी कि ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि यदि हम लोग सोलर एनर्जी को और बड़े लेवल पर लेकर जाएं तो गांवों में जो आज भी लोग लकड़ी पे खाना बनाते हैं, काउ डंग के केक से जो खाना बनाते हैं उसको जो इस्तेमाल करते हैं, उसका इस्तेमाल क्या किया जा सकता है? कम किया जा सकता है। और फिर वहाँ पे क्या लाया जा सकता है? सोलर एनर्जी का इस्तेमाल लाया जा सकता है। मतलब कि हमारे बड़े बड़े ग्रेट साइंटिस्ट के द्वारा ये ऐसा इमेजिन किया जा रहा है, उनके द्वारा ये सोचा जा रहा है कि गाँवों में यदि खास करके सोलर प्लांट लगा दिया जाए तो वहाँ पे लोगों का जो ज़रूरत है इलेक्ट्रिसिटी का वो पूरा हो जाएगा, और लोग जो अभी भी लकड़ी जला के इस्तेमाल करते हैं, घर में अपना खाना बनाते हैं, इन सभी का इस्तेमाल करना वो बंद कर देंगे फिर। ठीक है, इस प्रकार का एक्सपेक्टेशन लगाए जा रहे हैं, और बहुत हद तक
इंडिया के अंदर इस चीज़ को लागू भी किया गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अच्छा, ये तो हमारा खत्म हो गया। फिर सोलर एनर्जी हमारा ये था 5 पॉइंट, बहुत इंपॉर्टेंट था, लेकिन आगे बढ़ते हैं। उसके बाद है विंड पावर। विंड पावर बोलो या फिर विंड एनर्जी बोलो, लगभग सेम है। देखिए, विंड पावर का मतलब सिंपल सा आपको पता चल रहा है, जो कि किससे प्राप्त हो, आपको हवा से प्राप्त हो। ठीक है, देखा जाए, इसमें लिखा हुआ है नाउ इंडिया रैंक्स एज अ विंड सुपर पावर इन द वर्ल्ड। कहने का मतलब यहाँ पे ये है कि इंडिया पूरी दुनिया में विंड पावर सबसे ज़्यादा इस्तेमाल करता है, और विंड पावर का इस्तेमाल करके हम लोग अपने घरों में इलेक्ट्रिसिटी जो पहुंचाते हैं, उसके मामले में हम लोग सबसे आगे हैं। विंड सुपर पावर का मतलब ही यहाँ पे है कि इंडिया पूरी दुनिया में इस मायने में बहुत ही आगे है, विंड पावर को इस्तेमाल करने के मामले में आगे है। आगे, द लार्जेस्ट विंड फार्म इज लोकेटेड इन तमिलनाडु फ्रॉम नगरकोइल टू मदुरई। यानी कि तमिलनाडु में नगरकोइल से लेकर मदुरई तक इंडिया का सबसे लार्जेस्ट विंड फार्म है। विंड फार्म है, इसका मतलब हो गया। अच्छा, आपने ना मूवी में या फिर किसी ब्लॉग में आपने देखा होगा कि बड़े बड़े एकदम पंखे होते हैं वाइट कलर का, उसी प्रकार से हमारा वो पंखा नचता है और हमारा इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होता है। और ये इंडिया का सबसे लार्जेस्ट विंड फार्म कहाँ पे है आपका, वो तमिलनाडु में। ठीक है, आगे ऑल्सो, इसके अलावा ऑल्सो आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, गुजरात, केरला, महाराष्ट्र एंड लक्षद्वीप हैव इंपॉर्टेंट विंड फार्म्स। यहाँ पे भी विंड फार्म्स हैं, यानी कि यहाँ पे भी बड़े बड़े व्हील्स, वो जो चक्के पंखे होते हैं बेसिकली, वो लगे हुए हैं यहाँ पे भी, लेकिन सबसे ज़्यादा हमारा तमिलनाडु में है। अगला, नगरकोइल एंड जैसलमेर आर वेल नोन फॉर इफेक्टिव यूज ऑफ विंड एनर्जी इन द कंट्री। यानी कि नगरकोइल और जैसलमेर, ये नगरकोइल तो आपका तमिलनाडु में हो गया और जैसलमेर आपका राजस्थान में हो गया। ठीक है, ये दो जगह हमारे इंडिया में ऐसे हैं जहाँ पे सबसे ज़्यादा विंड एनर्जी का हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। मतलब कि यहाँ पे जो अक्सर घरों में बिजली आ रहे हैं वो विंड एनर्जी से ही आ रहा है। ठीक है, इस तरीके से हमारा विंड पावर का टॉपिक भी कंप्लीट हुआ। देखो, ये सब टॉपिक ना कुछ ऐसे हैं जो कि हम लोग आराम से पढ़ के आगे समझते हुए आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला है आपका बायोगैस। अब इसमें क्या, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हमारे लिए है, देखा जाए, और इसका इस्तेमाल ना ज़्यादातर गाँवों में होता है। अभी पढ़ेंगे तो आपको और ज़्यादा समझ में इसमें आ जाएगा। इसमें कह रहा है श्रब्स, फार्म वेस्ट, एनिमल एंड ह्यूमन वेस्ट आर यूज्ड टू प्रोड्यूस बायोगैस फॉर डोमेस्टिक कंजम्पशन इन रूरल एरियाज। अब इसमें होता क्या है ना, बेसिकली आप इसको ऐसे समझिए, छोटे मोटे पेड़ पौधे हो गए। ठीक है, छोटे मोटे पेड़ पौधे हो गए। फार्म वेस्ट का मतलब हो गया कि जो खेत में फसल काट के जो हमारा लकड़ी बच जाता है वो हो गया। फिर से एनिमल और ह्यूमन वेस्ट हो गया, गाय का गोबर, फिर से एनिमल वेस्ट हो गया, ये सब हो गया हमारा। इन सभी को हम लोग एक जगह पर इकट्ठा करके उसको हम लोग सड़ा के गला के एक गैस बनाते हैं, उसी को हम लोग कहते हैं बायोगैस। ठीक है, और इस बायोगैस का इस्तेमाल हम लोग अपने गाँवों में ज़्यादा करते हैं, डोमेस्टिक पर्पज के लिए नहीं कि अपने घरों के लिए इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं। तो समझिए, इसमें होता क्या है ना, बेसिकली छोटे मोटे पेड़ पौधे, खेत का कुछ लकड़ी का टुकड़ा, ये सब हो गया। फिर से एनिमल वेस्ट हो गया, ह्यूमन वेस्ट हो गया। ये सब चीज़ों को हम लोग एक जगह पर इकट्ठा कर देते हैं। इकट्ठा करने के बाद हम लोग उसको सड़ने और गलने के लिए छोड़ देते हैं, कुछ समय के लिए छोड़ देते हैं। फिर उससे जो हमारा गैस प्रोड्यूस होता है उसी को हम लोग कहते हैं बायोगैस। और उस बायोगैस का इस्तेमाल हम लोग अपने गाँवों में करते हैं, अपने घर को, मतलब घरों में इसका हम लोग इस्तेमाल करते हैं। अब ये सवाल है कि सर हम लोग इसको इस्तेमाल कैसे करते हैं, थोड़ा सा इसके बारे में जानते हैं। देखिए, decomposition of these waste has higher thermal efficiency in comparison to kerosene, cow dung cake and charcoal। यानी कि इन सभी चीज़ों को सड़ा के गला के जो हमारा तैयार जो हमारा सबस्टांस होता है ना, उस सबस्टांस के पास हायर थर्मल इफिशियंसी है। मतलब कि पावर, मतलब कि एनर्जी देने का जो क्षमता है उसके पास ज़्यादा होता है। किसके कंपैरिजन में? केरोसिन के कंपैरिजन में, काउ डंग के कंपैरिजन में, चारकोल के कंपैरिजन में। मतलब कि ये बहुत ही ज़्यादा हाईली एनर्जी देने वाला चीज़ है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फिर बायोगैस प्लांट्स आर सेट अप एट म्युनिसिपल, कोऑपरेटिव एंड इंडिविजुअल लेवल्स। बेसिकली ये जो बायोगैस प्लांट लगते हैं हमारे, बेसिकली गांव में लगते हैं चीज़, ये म्युनिसिपल यानी कि नगर निगम भी लगा सकता है गांव में, कोऑपरेटिव यानी कि कुछ लोग भी मिला के लगा सकते हैं, और लगाते भी हैं लोग, और कुछ लोग अपना अकेला भी लगा देते हैं। और इसका इस्तेमाल लोग अपने अपने घरों में करते हैं, एक तरीके से अपने घरों के लिए, उस घरों को लाइट देने के लिए, घरों को हीट देने के लिए इसका इस्तेमाल ज़्यादातर किया जाता है। अब बायोगैस प्लांट क्या होता है, बड़ा सिंपल सा है। द बायोगैस प्लांट
which use cattle dung are known as gobar gas plant था, my mistake. The biogas plant which use cattle dung are known as गोबर गैस प्लांट। देखो नाम से मालूम चल रहा है ना, गोबर गैस प्लांट यानी कि कैसा प्लांट होगा, प्लांट मतलब पेड़ में समझना, यहाँ पे प्लांट का मतलब छोटा सा कुछ सेटअप, ठीक है। तो ये गोबर गैस प्लांट में बेसिकली हम लोग गोबर का इस्तेमाल करते हैं, यानी कि कैटल का जो डंक होता है, बेसिकली गोबर जिसको हम लोग अपने आम भाषा में कहते हैं, उसका इस्तेमाल करते हैं हम लोग, और उससे भी हमारा जो गोबर गैस प्रोड्यूस होगा। देखो गोबर है तो गोबर से क्या प्रोड्यूस होगा, गोबर गैस प्रोड्यूस होगा। उसका इस्तेमाल कैसे करते हैं, देखो गोबर गैस प्लांट्स प्रोवाइड टू बेनिफिट्स टू द फार्मर, फर्स्ट इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी एंड सेकंड इन द फॉर्म ऑफ इम्प्रूव्ड क्वालिटी ऑफ मैन्योर। यानी कि जो गोबर गैस प्लांट है बेसिकली फार्मर को दो तरीके से फायदा पहुंचाता है। पहला तो ये एनर्जी प्रोवाइड कर देगा, दूसरा बेसिकली उसी का इस्तेमाल करके उसी गोबर को बाहर निकाल के फिर हम लोग इसको मैन्योर के तौर पे यानी कि खाद के तौर पे अपने खेतों में छींट देते हैं। इस तरीके से ये हमारा काम करता है। तो ये हो गया हमारा बायोगैस टॉपिक कंप्लीट। तो बायोगैस में क्या याद रखना है आपको, ये समझिए बस। बायोगैस सबसे पहला, इस देखो इसमें ना दो चीज़ है, एक है बायोगैस और एक है हमारा गोबर गैस, ये दोनों आपको ध्यान में रखना है। बायोगैस बेसिकली हमारा कैसे बनेगा, बायोगैस हमारा बेसिकली छोटे मोटे पेड़ पौधे, खेत का लकड़ी का टुकड़ा, ये सब हो गया, एनिमल वेस्ट, ह्यूमन वेस्ट, इन सभी चीज़ों को इकट्ठा कर दो एक बार, सड़ने के लिए, गलने के लिए उसको छोड़ दो। उससे जो हमारा गैस प्रोड्यूस होता है उस गैस को ही हम लोग कहते हैं बायोगैस। और पहले के ज़माने में ना उस गैस को लोग इस्तेमाल करके अपने घरों में उससे खाना पकाते थे, लेकिन अब ये चीज़ धीरे धीरे क्या हो गया है, बहुत ही कम हो गया, क्योंकि इसके सेटअप में जो पैसा लगता है वो बहुत ही ज़्यादा पैसा लगता है। लेकिन अब ये चीज़ गाँव में कहीं पर देखने को नहीं मिलता। तो बायोगैस से जो हमारा गैस प्रोड्यूस होता था, उस गैस का लोग पहले घरों में खाना बनाने के लिए इस्तेमाल करते थे, घर को लाइट करने के लिए भी करते थे इस्तेमाल, लेकिन अब ये चीज़ अब नहीं होता। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। उसके बाद फिर था हमारा इसमें गोबर गैस प्लांट। गोबर गैस प्लांट मतलब एक ऐसा सेटअप होता है जिसमें कि आप बेसिकली गोबर का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। और वो गोबर गैस प्लांट में जो गोबर रहता है उस गोबर का ना दो फायदा है। पहला तो ये कि आपको एनर्जी प्रोवाइड कर देगा, यानी कि उससे हीट भी हम लोग प्रोड्यूस कर सकते हैं, लाइट भी प्रोड्यूस कर सकते हैं, पहला चीज़। दूसरा चीज़ ये हो गया हमारा एनर्जी, यानी कि पहला गोबर गैस प्लांट जो आपको बेनिफिट पहुंचाता है वो पहुंचाता है किस तरीके से, एनर्जी आपको मिल जाएगा उससे, ठीक है, पहला। दूसरा, उसी गोबर को निकाल कर हम लोग अपने खेतों में छिड़क देते हैं तो वो खाद का काम करता है, यानी कि मैन्योर का काम करता है। इस तरीके से किसान को फायदा हो जाता है। तो ये हमारा बायोगैस टॉपिक कंप्लीट हुआ। अगला है आपका टाइडल एनर्जी। देखते हैं ये क्या लिखा हुआ है। टाइडल एनर्जी क्या, देखो, एनर्जी जनरेटेड फ्रॉम टाइड्स इज कॉल्ड टाइडल एनर्जी। अच्छा, समुद्र में ना लहर उठता है, आपने देखा होगा, समुद्र में लहर उठता है पानी में, तो उसी को हम लोग कहते हैं टाइड बेसिकली। तो उसका इस्तेमाल करके, यानी कि समुद्र में जो लहर उठता है उस लहर का इस्तेमाल करके हम लोग अपना एनर्जी प्राप्त कर लेते हैं, यानी कि इसको हम लोग इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट कर देते हैं, ठीक है। उसी को हम लोग कहते हैं टाइडल एनर्जी। टाइडल एनर्जी कैन बी यूज्ड बाय बिल्डिंग डैम्स एट नैरो ओपनिंग्स ऑफ द सी। तो बेसिकली इसका इस्तेमाल हम लोग कैसे करते हैं इसको समझिए। समुद्र के किनारे में खास करके हम लोग, यानी कि समुद्र के बगल में कहीं कहीं पर हम लोग डैम बनाते हैं, और उस डैम के अंदर जब हमारा लहर उठता हुआ आता है, यानी कि समुद्र में हम लोग क्या करते हैं, पहले छोटा सा डैम बना देते हैं, और चूंकि समुद्र में लहर उठता है तो वो लहर धीरे धीरे किधर आएगा, डैम की ओर भी आएगा। डैम में जैसे वो लहर इंटर करता है, समुद्र का लहर, उसका इस्तेमाल हम लोग अपने इलेक्ट्रिसिटी को कन्वर्ट, यानी कि उसका इस्तेमाल हम लोग बिजली बनाने में कर लेते हैं। तो अब होता है इसमें क्या है, बेसिकली ये देखो, ड्यूरिंग हाई टाइड the energy of the tide is used to turn the turbine installed in the dam to produce electricity। यानी कि लहर जब बहुत ज़्यादा उठ जाता है समुद्र में, तो उस लहर का हम लोग इस्तेमाल कैसे कर लेते हैं, जो डैम के नीचे टरबाइन लगा रहता है उसको नचाने के लिए, यानी कि उसको घुमाने के लिए इस्तेमाल कर लेते हैं। और जब टरबाइन हमारा नचता है तो हमारा इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो जाता है। तो सिंपल सा ना, आप इसको ऐसे समझिए, हम लोग करते क्या, नॉर्मली ऐसे समझो आप, समुद्र है, समुद्र में कहीं पर भी हम लोग बीच में क्या लगा देंगे, एक डैम लगा देंगे, ठीक है। अब डैम के नीचे क्या लगा देंगे हम लोग, टरबाइन लगा देंगे, ठीक है। टरबाइन, नीचे टरबाइन है, यानी कि पंखी है बेसिकली, पंखा, वो टरबाइन है हमारा कहाँ पे, डैम के नीचे। जब लहर उठता है तो वो लहर का पानी किस पे आएगा, डैम के अंदर आएगा। और डैम के अंदर जब हमारा वो लहर का पानी आ गया, यानी कि उसमें बहुत ही फ्लो होता है, और वो फ्लो वाला पानी नीचे गिरेगा किसके ऊपर, डैम के नीचे जो टरबाइन लगा हुआ है उसके ऊपर, और उससे वो नचने लगता है टरबाइन, उससे हमारा इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होता है। इसी तरीके से हम टाइडल एनर्जी का इस्तेमाल करते हैं। आगे, इन इंडिया द गल्फ ऑफ कच्छ
हैव ह्यूज टाइडल मिल फार्म्स, यानी कि गल्फ ऑफ कच्छ में इंडिया के अंदर जो है वहाँ पे ज़्यादातर हम लोग वहाँ पे ज़्यादातर आपको विंड फार्म टाइडल एनर्जी जो बनता है हमारा, वहाँ पे वो आपको टाइडल मिल फार्म मिल जाएगा। मतलब कि वहाँ पे ऐसे सेटअप आपको बहुत सारे मिल जाएंगे जहाँ पे टाइडल एनर्जी बनाया जाता है। ठीक है, उसी तरीके से हम लोग इस्तेमाल करके उसका बिजली भी बना लेते हैं। उसके बाद 900 मेगावाट टाइडल एनर्जी पावर प्लांट इज सेट अप हियर बाय द नेशनल हाइड्रो पावर कॉरपोरेशन, यानी कि इसी जगह पर गल्फ ऑफ कच्छ में ही 900 मेगावाट टाइडल एनर्जी का पावर हम लोगों को मिल सके, इसके लिए यहाँ पे नेशनल हाइड्रो पावर कॉरपोरेशन के द्वारा सेटअप यहाँ पे लगाया गया है। बेसिकली बिजली हम लोगों को भारी मात्रा में प्राप्त हो सके, इसका ये मेन ऑब्जेक्टिव है। ठीक है, इस तरीके से हमारा टाइडल एनर्जी भी खत्म हो गया। तो टाइडल एनर्जी में आपको क्या याद रखना है वो समझ लीजिए। टाइडल एनर्जी में आपको 2-3 पॉइंट बहुत ही ध्यान से याद रखना है। पहला तो ये कि टाइडल एनर्जी हमारा कैसे बनेगा, टाइड का इस्तेमाल करके, यानी कि समुद्र में जो हमारा लहर उठता है उसका इस्तेमाल हम लोग कर लेते हैं। लेकिन इसमें होता क्या है, समुद्र में हम लोग एक डैम बनाते हैं तभी हम लोग इसका इस्तेमाल कर पाते हैं। ठीक है, इस बात को आप याद रखिएगा। और डैम के पास जो पानी आता है, लहर वाला पानी, उसका इस्तेमाल हम लोग डैम के नीचे जो टरबाइन लगा रहता है उसको हम लोग नचाने में इस्तेमाल करते हैं, और जब टरबाइन नचता है तो हमारा इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होता है। ठीक है, इसी तरीके से हमारा ये काम करता है। तो टाइडल एनर्जी भी हमारा कंप्लीट हुआ। अगला है आपका जियोथर्मल एनर्जी। अब ये क्या है, जरा देखा जाए। जियोथर्मल एनर्जी देखिए क्या है। जियोथर्मल एनर्जी रेफर्स टू द हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस्ड बाय यूजिंग द हीट फ्रॉम द इंटीरियर ऑफ द अर्थ। देखो, हमारे धरती के नीचे ना, यानी कि हमारे धरती के नीचे बहुत ज़्यादा हीट है, हमारा धरती बहुत ज़्यादा गर्म है नीचे। उस हीट का इस्तेमाल हम लोग कर लेते हैं इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करने के लिए। और यानी कि जब हम लोग धरती के हीट को इस्तेमाल करते हैं इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करने के लिए, वही हमारा कहलाता है जियोथर्मल एनर्जी। ठीक है, याद रखिएगा इस बात को। और ये चीज़ क्या हम लोग अपने घर में कर सकते हैं क्या? बिल्कुल भी नहीं। इसके लिए बहुत बड़े बड़े इंडस्ट्री लगे होते हैं, फैक्ट्री होते हैं, वहाँ पे ये सब काम होता है हमारा। ठीक है, और वहाँ पे बहुत ही पढ़े लिखे लोग होते हैं, ऐसे हम लोग जैसे लोग नहीं कर सकते ये चीज़। वहाँ पे बहुत ज़्यादा स्किल की ज़रूरत पड़ती है। आगे बढ़ते हैं। तो बेसिकली जो हीट जो हमारा धरती के नीचे है उसका इस्तेमाल यदि हम लोग अपने इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करने के लिए करते हैं तो वही हमारा कहलाता है जियोथर्मल एनर्जी। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद इसमें कहा गया है द टेम्परेचर इन द इंटीरियर ऑफ द अर्थ राइजेज स्टीडली एज वी गो डीपर। बिल्कुल सही बात है। देखो, जैसे जैसे आप धरती के नीचे जाओगे ना, वैसे वैसे टेम्परेचर आपका बढ़ता रहता है। यानी कि धरती के नीचे जैसे जैसे आप जाओगे वैसे वैसे टेम्परेचर बढ़ता रहता है। इसका मतलब ये हो गया कि धरती के नीचे हमारा बहुत ज़्यादा गर्मी है। ठीक है, आगे ग्राउंड वाटर एब्जॉर्ब्स हीट फ्रॉम द रॉक्स एंड बिकम्स हॉट। अब होता क्या है, बेसिकली ये समझो। हमारे धरती के नीचे क्या है, पत्थर। पत्थर के नीचे क्या है, पानी। ऑब्वियस सी बात है। तो होता है एक्चुअली में ये है ना कि हमारा धरती का जो हीट है वो पहले ट्रांसफर होता है किसको, रॉक को, पत्थर को। और पत्थर से हीट हमारा किस में ट्रांसफर हो जाता है, पानी में चला जाता है। तो इस तरीके से जो ग्राउंड वाटर हमारा नीचे है, तो ग्राउंड वाटर का सबसे बड़ा बेनिफिट होने का ये है कि वो हमारे धरती के हीट को क्या करता है, कम कर देता है, एब्जॉर्ब कर लेता है। अब ऑब्वियस सी बात है ना, कोई चीज़ गर्म होता है उसके ऊपर आप पानी छिड़क देते हो तो वो गर्माहट उसका चला जाता है। तो हमारा धरती जो गर्म है इसमें बहुत बड़ा योगदान उसको ठंडा करने का हमारे ग्राउंड वाटर का भी। यदि हमारे धरती के नीचे ग्राउंड वाटर ना रहे तो हमारा ऑब्वियस सी बात है धरती हमेशा कैसा रहेगा, गर्म ही रहेगा। लेकिन उसको एब्जॉर्ब करने का काम हमारा ग्राउंड वाटर कर लेता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इट इज सो हॉट दैट व्हेन इट राइजेस टू द अर्थ सरफेस इट टर्न्स इनटू स्टीम। लेकिन अब ये एक्चुअली में होता कैसे, देखो, धरती के ऊपर ना ऐसे बहुत सारे हमारे पास जगह है जहाँ पे नीचे में गर्मी ज़्यादा है। पहला बात, जब उसको मौका मिल जाता है बाहर निकलने का, तो वो धरती यानी कि धरती कहीं पर यदि थोड़ा सा क्रैक है तो उसको मौका मिल गया ऊपर निकलने का उस हीट को। तो वो जो हीट है ना बेसिकली ग्राउंड सरफेस पे दिखता कैसे है, स्टीम के रूप में, भाप के रूप में। मतलब ये हो गया कि आपको ये पता है कि धरती के नीचे गर्मी है ज़्यादा, धरती हमारा पूरी तरीके से गर्म है नीचे। लेकिन यदि कहीं पर धरती में क्रैक रहा तो वहीं से वो हीट हमारे धरती के ऊपर बाहर निकलने लगता है, लेकिन भाप के रूप में, स्टीम के रूप में। ठीक है, दिस स्टीम इज यूज टू ड्राइव टर्बाइन्स एंड जनरेट इलेक्ट्रिसिटी। और उसी स्टीम का हम लोग इस्तेमाल कर लेते हैं टरबाइन को नचाने के लिए, और जब टरबाइन नचता है तो हमारा इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होता है। इस बात को आप ध्यान रखिएगा। तो जियोथर्मल एनर्जी हमारा कैसे बनता है, ऐसे याद रखना, बहुत सिंपल सा है कि जब हम लोग हीट जो
जो धरती के नीचे हीट है उसका इस्तेमाल करके जब इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं तो वही हमारा कहलाता है जियोथर्मल एनर्जी। लेकिन सवाल है इसको इस्तेमाल कैसे करते हैं? इसको इस्तेमाल ऐसे करते हैं कि धरती के नीचे जो हीट है यदि उसको कहीं पर भी मौका मिल गया ऊपर बाहर निकलने का, यानी कि धरती में यदि कहीं पर क्रैक है तो उसको बाहर निकलने का मौका मिल जाता है, और वो बेसिकली बाहर किस रूप में निकलता है? स्टीम के रूप में निकलता है, और उस स्टीम का हम लोग इस्तेमाल कर लेते हैं टरबाइन को नचाने के लिए। तो टरबाइन जब नचता है, टरबाइन जब घूमता है तो हमारा इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होता है, सिंपल सा। यही बात आपको इसमें याद रखना है। 2 प्रोजेक्ट्स हैव बीन सेट अप इन इंडिया टू यूज जियोथर्मल एनर्जी। देखो पूरे इंडिया में 2 ही जगह ऐसे हैं जहां पे जियोथर्मल एनर्जी हमारा बनता है। इसका मतलब वहां पे क्या निकलता होगा? धरती के नीचे से स्टीम निकलता होगा, और वहीं पे हमारा प्लांट लगा दिया गया है और वहीं पे हमारा जियोथर्मल एनर्जी प्रोड्यूस हो जाता है। वन इज लोकेटेड इन दी पार्वती वैली नियर मणिकर्ण इन हिमाचल प्रदेश। यानी कि पहला जो सेटअप लगाया गया है वो कहाँ पे लगाया गया है? हिमाचल प्रदेश में लगाया गया है। और हिमाचल प्रदेश में कहाँ पे? मणिकर्ण में। और मणिकर्ण के अंदर छोटा सा हमारा एक वैली पड़ता है, पार्वती वैली, वहाँ पे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये पहला हो गया। दूसरा कहाँ पे भाई? दूसरा है हमारा पूगा वैली में। और ये पूगा वैली कहाँ पे पड़ता है? लद्दाख में पड़ता है। तो जो लोग लद्दाख गए होंगे तो वहाँ पे उनको पता चला होगा कि वहाँ पे एक वैली है, पूगा वैली। ठीक है, तो वहाँ पे बेसिकली ये 2 ऐसे जगह हैं जहाँ पे स्टीम का हम लोग इस्तेमाल करके जियोथर्मल एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, ये तरीके से हमारा ये टॉपिक भी कंप्लीट हो गया। अब तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए इसमें। चल आगे बढ़ते हैं। फिर इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक भी हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, छोटा, बहुत ही छोटा सा है। देखो ये हम लोगों ने जो अभी पढ़ा, ये सब क्या पढ़ा? बेसिकली एनर्जी के बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया। अब इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट हमारे पास एनर्जी है, उसी से हम लोगों को हीट मिलता है, लाइट मिलता है, इलेक्ट्रिसिटी मिलता है, ये सब मिलता है। यानी कि एनर्जी रिसोर्स जो है हमारा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब इंपॉर्टेंट है तो उसको बचाने का जिम्मेदार भी हम ही लोगों का है। तो कैसे बचाएंगे उसको देख लेते हैं। लास्ट टॉपिक कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी रिसोर्सेस है, इसको भी डिस्कस कर लेते हैं। पहला पॉइंट इसमें लिखा गया है कि एनर्जी इज अ बेसिक रिक्वायरमेंट फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट। अच्छा, एक आप ना कुछ देर के लिए ऐसा एज्यूम करो कि इंडिया के अंदर ना ही इलेक्ट्रिसिटी है, ना ही कोल है, ना ही डीजल, पेट्रोल, केरोसिन, कुछ भी नहीं है। क्या इस केस में आगे इंडिया बढ़ सकता है क्या? बिल्कुल नहीं बढ़ सकता। क्योंकि देखो हमारे इंडिया में हर चीज, जितने भी बड़े बड़े आप फैक्ट्री ये सब देखते हैं, कहीं ना कहीं वो बिजली से चलता है। डीजल, पेट्रोल, केरोसिन, यही सब चीज़ों से चलता है, कोयले से चलता है। यदि यही सब चीज़ नहीं रहेगा तो क्या उसको एनर्जी मिल पाएगा? नहीं मिल पाएगा। और जब एनर्जी नहीं मिलेगा तो हमारा पूरी तरीके से कंट्री ठप हो जाएगा, बैठ जाएगा पूरा। तो कहने का मतलब यहाँ पे है कि एनर्जी किसी भी कंट्री के तरक्की के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और एनर्जी का मतलब सिंपल सा कोल, पेट्रोलियम, डीजल, यही सब आपका। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एवरी सेक्टर लाइक एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, ट्रांसपोर्ट, कॉमर्शियल एंड डोमेस्टिक ऑल नीड्स एनर्जी। बिल्कुल सही बात है। चाहे बात एग्रीकल्चर का हो, इंडस्ट्री का हो, ट्रांसपोर्ट का हो, या फिर घरों का बात हो, या फिर बड़े लेवल पे यानी कि कमर्शियली हम लोग बात करें, तो हर जगह पर एनर्जी का हम लोग इस्तेमाल तो करते ही हैं। ठीक है, आगे। अच्छा, अपने घरों में एनर्जी का इस्तेमाल हम लोग कैसे करते हैं? बिजली के रूप में, डीजल, पेट्रोल, केरोसिन, इन सभी के रूप में, कोयले के रूप में, ये सब हम लोग इस्तेमाल करते हैं। और यदि ये ना रहे तो हमारा घर भी नहीं चलेगा। ठीक है, आगे। कहने का मतलब एनर्जी का इस्तेमाल हम लोग भारी मात्रा में करते हैं और डेली करते हैं। द कंजम्पशन ऑफ एनर्जी हैज बीन राइजिंग ऑल ओवर द कंट्री। देखो कोई भी कंट्री आज ऐसा नहीं है जो एनर्जी का इस्तेमाल नहीं करता है। हर कोई एनर्जी का इस्तेमाल करता है, और एनर्जी का इस्तेमाल आज लगभग धीरे धीरे बढ़ भी रहा है, क्योंकि लगातार हमारा पॉपुलेशन बढ़ रहा है भाई। पॉपुलेशन बढ़ रहा है तो एनर्जी का भी इस्तेमाल बढ़ेगा। जैसे मान लीजिए कि एक घर में पहले माता और पिता थे बस, अब एक बच्चा आ गया उनके पास, तो उनके बच्चे का अलग रूम होगा। अब रूम अलग है तो पंखा अलग होगा भाई, पूरी तरीके से गर्मी में। ठंडे में रूम हीटर अलग होगा, तो उसके लिए भी क्या चाहिए? एनर्जी चाहिए। तो कहने का मतलब जैसे जैसे हमारा पॉपुलेशन बढ़ रहा है वैसे वैसे एनर्जी का रिक्वायरमेंट भी पूरी दुनिया में बढ़ रहा है। ठीक है, आगे। प्रेजेंटली इंडिया इज वन ऑफ द लीस्ट एनर्जी एफिशिएंट कंट्रीज इन द वर्ल्ड। ये हमारे लिए दुर्भाग्य का बात है कि इंडिया में एनर्जी का जो रिक्वायरमेंट है, जितना हम लोगों को ज़रूरत है उतना हमारे पास नहीं है। और यही कारण है कि इंडिया के आज भी ऐसे कुछ गांव हैं जहां पे कि एनर्जी अभी तक नहीं पहुंचा, यानी कि बिजली अभी तक नहीं पहुंचा है। ठीक है, देखो हालांकि हर कंट्री में कहीं ना कहीं एनर्जी का कमी तो है, लेकिन उस मायने में हमारा इंडिया क्या सबसे आगे है। मतलब ये हो गया कि इंडिया में ऐसे बहुत सारे आज भी जगह है जहाँ पे कि बिजली अभी तक पहुँचा ही नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। So there is a need to develop a sustainable path of energy
डेवलपमेंट। तो क्या इंडिया जैसे कंट्री को एनर्जी के मामले में तरक्की करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? बिल्कुल करना चाहिए भाई, क्योंकि ज़रूरत है हम लोगों को। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। वी हैव टू अडॉप्ट अ जुडिशियस यूज ऑफ आवर लिमिटेड एनर्जी रिसोर्सेज, यानी कि हम लोगों के पास एनर्जी अनलिमिटेड तो है नहीं कि जितना है उतना इस्तेमाल करते जाओ। कभी ना कभी तो ये धीरे धीरे क्या हो सकता है, कंप्लीटली खत्म नहीं होगा, लेकिन उसमें कमी तो आ ही सकता है। तो कहने का मतलब ये है कि हमारा जो इतना कीमती एनर्जी रिसोर्स है, इसको जुडिशियस तरीके से इस्तेमाल करना पड़ेगा, यानी कि सावधान तरीके से इस्तेमाल करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि अंधाधुंध इस्तेमाल किए जा रहे हैं, रूम में कोई नहीं है फिर भी पंखा बल्ब चल रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, इसको बेहतरीन तरीके से इस्तेमाल करने की जरूरत है। आगे बढ़ते हैं। फिर उसके बाद है यूज पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम्स इंस्टेड ऑफ इंडिविजुअल व्हीकल्स। अब जैसे देखो होता क्या है ना, कि हमको ऑफिस जाना है तो हमारे पास अपना पर्सनल कार है, तो हम अपने पर्सनल कार से जाएंगे। देखो हालांकि उसमें आप डीजल पेट्रोल जो भी बढ़वा रहे हो आप अपने पैसे से बढ़वा रहे हो, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन आप ये भी तो देखो कि एनर्जी हमारा क्या हो रहा है, लगातार खत्म हो रहा है। डीजल क्या हो रहा है, लगातार खत्म हो रहा है। पेट्रोल लगातार खत्म हो रहा है। अच्छा, ये 3-4 दिन पहले का बात आपको बता रहे हैं, यहाँ पटेल नगर का जो पेट्रोल पंप है वहाँ पे पूरी तरीके से डीजल पेट्रोल दोनों खत्म हो गया था। मतलब कि पूरे वहाँ पे था ही नहीं, रिजर्व ही नहीं था वहाँ पे। तो कहने का मतलब ये है कि आने वाले समय में डीजल पेट्रोल का समस्या क्या हो सकता है, बहुत ज़्यादा बढ़ सकता है। इसीलिए हम लोगों को अपना पर्सनल गाड़ी इस्तेमाल ना करके जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम है उनका इस्तेमाल आप करो, सिंपल सा। जो सरकारी बस चलता है उनका इस्तेमाल करो। ठीक है, आपको जाना ऑफिस ही है तो किसी से लिफ्ट ले लो या फिर किसी ट्रांसपोर्ट सुविधा का इस्तेमाल कर लो आप। ठीक है, मतलब यहाँ पे अपना पर्सनल कार नहीं निकालना है छोटे मोटे कामों के लिए। आगे, स्विचिंग ऑफ इलेक्ट्रिसिटी व्हेन नॉट इन यूज। यदि आप इलेक्ट्रिसिटी का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं उस समय पे तो आप उसको स्विच ऑफ कर दो। जैसे मान लीजिए कि आप घर से बाहर जाने वाले हैं और आपके रूम का फैन पूरी तरीके से ऑन है, तो उसको ऑफ कर दो, सिंपल सा। क्या फायदा बिना मतलब के चलाने का। ठीक है, इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन तो बन ही सकते हैं, साथ ही साथ हम लोग अपने एनर्जी को भी बचा सकते हैं। ठीक है, अगला, यूजिंग पावर सेविंग डिवाइसेस। ऐसे डिवाइस का इस्तेमाल करो जो पावर को बचाता हो। ठीक है, हमारे मार्केट में तो ऐसे बहुत सारे डिवाइस आ गए हैं जो कि एनर्जी बहुत ही कम इस्तेमाल करता है। ठीक है, आगे, यूजिंग रिन्यूएबल सोर्सेस ऑफ एनर्जी। ज़्यादातर रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी का इस्तेमाल करो जो कि बार बार क्या हो सके, रिन्यू हो सके। जैसे आपका सोलर एनर्जी हो गया, विंड एनर्जी हो गया, टाइडल एनर्जी हो गया, ये सब आपका किसका एग्जाम्पल है, रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी का ही तो है। इनका इस्तेमाल आप ज़्यादा करो क्योंकि ये कभी भी खत्म नहीं हो सकता। बात समझ रही है, ये बार बार रिन्यू हो सकता है। तो इन प्रकार की चीज़ों का इस्तेमाल यदि हम लोग करेंगे तो हमारा जो एनर्जी का रिक्वायरमेंट है वो भी पूरा हो जाएगा और आने वाले समय के लिए भी बचा हुआ भी रह पाएगा। आगे, आफ्टर ऑल एनर्जी सेव्ड इज एनर्जी प्रोड्यूस। तो लास्ट में ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है और इसको समझ लीजिए बहुत ध्यान से। इसका कहने का मतलब ये है कि एनर्जी सेव करने का मतलब क्या है, कि आपने एनर्जी को प्रोड्यूस किया। बात समझ में आ रही है। देखो जैसे हम लोग आम भाषा में कहते हैं ना कि पैसा बचाना ही पैसा कमाना होता है, मतलब कि आप पैसे को बचा रहे हो मतलब पैसा आप कमा रहे हो। सिंपल सी बात है। वही आप यहाँ पे भी कह सकते हैं कि आप एनर्जी बचा रहे हैं, इसका मतलब आप एनर्जी क्या कर रहे हैं, प्रोड्यूस कर रहे हैं। सिंपल सा कहने का मतलब ये है। तो आखिरकार ये टॉपिक हमारा कंप्लीट हुआ पूरी तरीके से और टॉपिक के साथ साथ हमारा ये चैप्टर भी कंप्लीट हो गया। कोई दिक्कत नहीं इसमें। चलिए, ऑनलाइन वाले बच्चे, आप लोगों को कहीं पर इस चैप्टर में कोई दिक्कत रहा होगा तो आप लोग एक बार कमेंट कीजिएगा। हम लोग मिलेंगे अपने अगले वाले क्लास में एक नए चैप्टर के साथ और एक नई शुरुआत के साथ। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।